हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका डिफेंस स्टडीज में। आई होप कि आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सब देखी होंगी। तो 2021 से अब हम 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। एंड आई होप इन सभी वीडियोस में आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर नहीं भी लगा है तो प्लीज गो थ्रू आवर वीडियोस एंड फटाफट फटाफट देख लीजिए। ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, आपको इजी हो जाएगा। यू विल गेट एन आइडिया कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है, क्योंकि साइंस बहुत वास्ट है। पूरी पढ़ने बैठोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपनी पकड़ ज्यादा अच्छी रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस पार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो नेचुरल गैस है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर होती है। और उसमें मेनली क्या होता है नेचुरल गैस? अगर हम मेनली बात करें ना, हम CH4 को डायरेक्ट नेचुरल गैस बोल देते हैं। तो हाईएस्ट अमाउंट में तो उसमें मीथेन ही होता है, और उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हैं। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैं बहुत बार बोला है कि ये जो डायमंड वाला क्वेश्चन है ना, इसके डायमंड के एलोट्रॉप्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर, इनकी कंडक्टिविटी, ये इनका रेजिस्टेंस, इनकी हार्डनेस सब इंपॉर्टेंट है। सो डायमंड इज अ पॉलीमॉर्फ ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड जो है वो एक पॉलीमॉर्फ है ग्रेफाइट का। बोथ कंटेन कार्बन एटम्स, दोनों में ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, बट दे हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। कैसे जी? जो डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट है वो बहुत सॉफ्ट होता है। डायमंड इंसुलेटर है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो एक कंडक्टर है। अच्छा, जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ज्यादा डल होता है। सो दोनों के अंदर कार्बन एटम्स है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है। क्योंकि जिस कंडीशन में दोनों फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पे भी उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं। डायमंड कब बनता है? आपने ये कहावत सुनी होगी ना, नो प्रेशर नो डायमंड्स। दैट मीन्स डायमंड्स हाई प्रेशर से बनता है। तो बहुत हाई प्रेशर चाहिए और बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, उससे क्या बनेगा? आपका डायमंड फॉर्म होगा। ठीक है। ओ, या देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि डायमंड की रिंग है बिल्कुल। तो डायमंड रिंग इफेक्ट, गॉड्स आई इफेक्ट एंड बेलीज बीड्स इफेक्ट, ये सभी आर द पार्ट्स ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना। किसकी वजह से ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो फिनोमिनाज हैं ये होते हैं? ये सब आपके सोलर एक्लिप्स की वजह से होते हैं, सूर्य ग्रहण की वजह से होते हैं। आपको डायमंड रिंग इफेक्ट दिखाई देता है, आपको गॉड्स आई, ऐसा लगता है गॉड की आंख है। आपको बेलीज बीड, छोटे छोटे बीड्स नजर आते हैं। सो ये सब किसकी वजह से होता है? सोलर एक्लिप्स की वजह से होता है। वाओ, सुंदर से प्लांट्स है ना। सो लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट। इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता है ज्यादा देर? बिकॉज जो इनका सरफेस है, देखिए एक तो इनका सरफेस जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब जो कोटिंग है, जैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं, भीग नहीं रहे हैं ये पत्ते। कि जो इनकी कोटिंग है ना, ये थोड़ी सी क्या कहना चाहिए मुझे, कि थोड़ी सी वेटी वेटी सी इनकी जो कोटिंग है वो होती है। तो इनका जो सरफेस है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो सरफेस अनइवन दिखाई देता है। और वाटर उन डिप्रेस्ड एरिया तक आ ही नहीं पाता, क्योंकि वाटर की अपनी एक सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से वो उन डिप्रेस्ड एरिया में जा ही नहीं पाता है। सो इसीलिए इन ये जो लीव्स हैं आपके लोटस के, वाटर लिली के, सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या नहीं हो पाते हैं? ये वेट ही नहीं हो पाते, क्योंकि इनका जो सरफेस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अनइवन सरफेस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा, हम कहते हैं ना ग्राउंड से जो वाटर आया वो तो बिल्कुल साफ पानी है, उसका कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। कई बार उस पानी में आपको आर्सेनिक मिल जाता है, विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम ग्राउंड वाटर में से कैसे रिमूव कर सकते हैं?
हम उसको या तो कोगुलेट करवाते हैं, मतलब या तो हम उसको इकट्ठा करवाते हैं, या हम उसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, मतलब किसी और मेटल के साथ वो अटैच हो जाता है और उसको कोगुलेट करके निकाल लिया जाता है। सो यूजुअली हम आयरन के साथ इसका प्रेसिपिटेशन करवाते हैं या कोगुलेशन करवाते हैं अगर पानी के अंदर आयरन भी प्रेजेंट है तो, क्योंकि फिल्ट्रेशन से तो नहीं हो पाएगा, यूवी ट्रीटमेंट से तो आपके जर्म्स किल होते हैं, बॉइलिंग से भी आर्सेनिक आपका रिमूव नहीं किया जा सकता। सो ए पार्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर। हमें भाई गर्मियों में तो बहुत सुनने को मिलता है ना, ट्रांसफार्म में आग लग गई है ना, ट्रांसफार्म खराब हो गया। ट्रांसफार्मर्स होते क्या है? ट्रांस मतलब चेंज करना, फॉर्म मतलब फॉर्म को चेंज करना है। तो ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, जो भी आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा होता है उसको स्मॉलर या ग्रेटर वैल्यू में चेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है। सो बहुत सारे पर्पस के लिए हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। तो ट्रांसफॉर्मर किस लिए यूज करते हैं? लो एसी और लो ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को हाई में चेंज करने के लिए, या हाई को लो में चेंज करने के लिए। तो इन दोनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखे हैं? कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। नो। रेगुलेट द फ्लक्शन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए नहीं, उसके लिए हमारे पास अलग डिवाइसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज क्या है कि वो वोल्टेज को चेंज करता है स्मॉलर या ग्रेटर वैल्यूज में। सो कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ये तो हम सबको पता है कि जो हमारे बल्ब्स हैं उसमें जो पहले जो बल्ब्स होते थे, जो वो येलो वाले बल्ब्स होते थे, उनमें एक तार सी लगी हुई होती थी। वो जो तार होती थी उसको हम फिलामेंट बोलते थे। हम कहते थे फिलामेंट खराब हो गया। तो जो फिलामेंट है वो कौन सी वायर से मिलके बना होता है? टंगस्टन से मिलके बना होता है, ये तो हम सबको पता है। अब टंगस्टन से क्यों मिलके बना हुआ होता है? देखिए, टंगस्टन सस्ता है? नहीं नहीं, टंगस्टन इज चीप। नो, टंगस्टन इज नॉट चीप। ड्यूरेबिलिटी ऑफ टंगस्टन इज हाई, मतलब काफी लंबे टाइम तक चलता है? नहीं। लाइट एमिटिंग पावर, मतलब ज्यादा लाइट एमिट करता है? नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाई, राइट। हमें एक ऐसी मेटल चाहिए होती है जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, जैसे कि टंगस्टन जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 है। उसको हम बल्ब फिलामेंट में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लो कर करके हीट जनरेट करने लग जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाई, इसीलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई। हमारा सनराइज थोड़ा पहले दिखाई देता है और सनसेट थोड़ा बाद तक दिखाई देता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये हॉरिजन पे आपका अभी आपको जो आपका सन है वो नीचे जा चुका है, लेकिन जो भी आपका ऑब्जर्वर है, देखिए ये ऑब्जर्वर हॉरिजन के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग खड़ा है। तो सन तो नीचे जा चुका है, लेकिन उसको एपरेंट पोजीशन रिफ्लेक्शन जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसकी वजह से उसको थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है सन की पोजीशन, इसीलिए उसको सॉरी, उस जो सनराइज है वो थोड़ा जल्दी दिखाई देता है और जो सनसेट है वो थोड़ा देर तक दिखाई देता है, ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट है वो रिफ्रेक्ट हो रही है। ओ, ओ, ये तो सुंदर है, देखिए। सोप बबल्स है ना, हम वो ब्लो करते थे ऐसे करके, सो वो कितने सुंदर लगते थे ना, उसमें पूरा रेनबो दिखाई देता था। द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। कौन से फिनोमिना की वजह से आपको बबल सोप बबल्स में कलर्स दिखाई देते हैं? यहाँ पे आपको अलग अलग जो लाइट के अलग अलग जो फिनोमिनन्स हैं वो आपको बताए हुए हैं। सो जो सोप बबल्स हैं उसमें क्यों दिखाई देते हैं हमें? क्योंकि जो लाइट है वो क्या दिखाती है? इंटरफेरेंस दिखाती है आपको। तो उस इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी जो लाइट वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज्ड हो जाती हैं और आपको अलग अलग ब्यूटीफुल रेनबो लाइक कलर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन।
यहाँ पे देखिए मैंने आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताया हुआ है। सैटेलाइट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन विद टी इज इक्वल टू 24 आवर्स। जिनको टाइम 24 आवर्स लगता है इक्वेटोरियल प्लेन में, उन्हीं को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। क्लियरली सीन्स द अर्थ रोटेट विद इन द सेम पीरियड, द सैटेलाइट वुड अपीयर फिक्स्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ को भी 24 घंटे ही लगते हैं। इसीलिए अगर हम इस अर्थ के चारों तरफ साथ साथ घूमता है, तो अगर हम अर्थ पे किसी भी पॉइंट देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? फिक्स्ड दिखाई देगा। सो 24 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको 24 आवर्स ही लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी बताना है व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे कम वाला, तो कंडक्टर तो सबसे लास्ट में ही आएंगे, क्योंकि उनकी तो कंडक्टिविटी भाई हाई होती है ना। उसके सबसे पहले कौन, सबसे कम किसकी होती है? इंसुलेटर्स की, जो कि करते ही नहीं है। नाम ही बता रहे सेमीकंडक्टर्स जो थोड़ी बहुत करते हैं, तो सबसे पहले कौन आ गया? इंसुलेटर्स, जिनकी सबसे कम है, फिर सेमीकंडक्टर्स, और उसके बाद कंडक्टर्स। यहाँ पे आप वैल्यूज से भी देख सकते हैं। सो डी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन? देखिए दोबारा से क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इनमें से कौन सा कार्बन का जो फॉर्म है वो नहीं है? ग्रेफीन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है, फुलरीन एक एलोट्रॉप है, लेकिन जो क्वार्ट्ज है वो एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। वो कार्बन का है ही नहीं, वो ग्लास का एक फॉर्म है। सो क्वार्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वार्ट्ज में से भी दो तीन 2 या 3 साल क्वेश्चन रिपीट हुए, क्वेश्चन आए हैं इसमें से, लेकिन कार्बन तो भाई फेवरेट है, कार्बन से तो आ ही रहे हैं। Plants capable of performing photosynthesis belong to which one among the following types of organism? 6-7 क्लास का क्वेश्चन है। वो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनको किस तरह का ऑर्गेनिज्म बोला जाता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसमें तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है। तो ऑटोट्रॉफ्स विल बी द करेक्ट आंसर। या देखिए, अब ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा दोनों स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, पहली गलत है दूसरी ठीक है, दूसरी गलत है पहली ठीक है। तो ये आपको रीड करना पड़ेगा। द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक। जो सर्च लाइट्स में हम मिरर यूज करते हैं वो पैराबोला की शेप में होता है, इसीलिए उसको पैराबोलिक मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सर्च लाइट में एक ही पॉइंट पे जो आपकी लाइट है वो सारी फोकस हो जाए। तो इसीलिए हम ऐसे पैराबोलिक मिरर्स को यूज करते हैं, जो कि सारी लाइट को एक जगह पे फोकस आउट कर दे। नंबर 2, ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एट द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर। जो भी रेज आ रही होती हैं सोर्स से, वो पैराबोलिक मिरर के जो फोकस पे आ रही होती हैं, आर रिफ्लेक्टेड एज एन इंटेंस पैरेलल बीम। वो एक पैरेलल बीम की तरह इंटेंस होके जाती है। अभी मैंने यही समझाया था। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, और सेकंड वाला उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इन दैट केस आंसर दैट यू विल टिक विल बी A. Last question. देखिए, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, पहले आप समझ लीजिए। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। फर्स्ट आपको दे रखा है, ओजोन इज प्रोड्यूस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन है वो, जब ऑक्सीजन पे यूवी रेज काम करती हैं तो आपका नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन जब O2 से ज्वाइन करता है तो O3 बन जाता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, ओजोन डिप्लीशन हैज बीन कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो CFCs रिलीज होती थी एटमॉस्फेयर में, वो ओजोन का डिप्लीशन करवाती थी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी बी। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं आपकी ऑफिशियल आंसर की चेक करूँ तो उसमें आपका आंसर गिवन है डी। सो इसमें आई थिंक थोड़ा सा एनोमलस है कि आई एम नॉट
I don't understand why they have considered the statement first as false. क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपको टेक्स्ट भी दिखाया है कि ओजोन is produced naturally by the action of UV rays on oxygen molecule in the upper atmosphere. तो ओजोन तो इसी तरह से ही प्रोड्यूस हो रहा है. I don't know why they have just marked it as false, but as far as I know the answer should be B, because आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो आपका जो बी वाला है सेकंड स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. Okay, so I would like to have your suggestions on any of the on any of the question, any doubts, any queries. So thank you for watching us. Okay, bye bye.